नमस्कार, स्वागत है आपका द न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ शेरिन। देश में लोकसभा के चुनाव जारी हैं, तीसरे चरण की वोटिंग होने वाली है, पर फिर एक बार विपक्ष की तरफ से ईवीएम और इसी के साथ चुनाव आयोग को लेकर जो है वो फिर एक बार सवाल उठाए गए हैं। अब ऐसा लग रहा है कि चुनावों में जो वोट परसेंटेज आया है, क्या इसे देखकर पार्टियां बौखला गई हैं, जो लगातार अब कांग्रेस और इसी के साथ टीएमसी जो है वो फिर एक बार ईवीएम को लेकर सवाल उठाती हुई नजर आई है। खैर, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तो बौखलाहट इस कदर सामने आई है कि उन्होंने सीधा सीधा आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव परिणामों की छेड़छाड़ कर रही है। वोटिंग के बाद जो है वो ईवीएम बदलने का काम कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसी के साथ ममता बनर्जी की बौखलाहट तब दिखाई दी जब उन्होंने एक रैली के दौरान कहा कि 19 लाख ईवीएम लंबे समय से गायब है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या बीजेपी शासित राज्यों के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार बदल रहे हैं, अपनी मशीनें डाल रहे हैं। और इसी के साथ ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग से ये मांग की है कि वह इस संदेह को दूर करे। इसी के साथ वो ये कह रही हैं कि ईवीएम की मशीनें किसके द्वारा बनाई गई हैं। चुनावी रैली में ममता बनर्जी ने कहा कि ईवीएम मशीनें किसने बनाई हैं, ईवीएम मशीन की चिप किसने बनाई, ये संख्या कैसे बढ़ी, पहला चरण किसका था, दूसरा चरण कितना था, कितने मतदाता थे, कितनी मशीनों का उपयोग किया गया। हम जानते हैं कि इसका मतलब ये नहीं है कि वोटिंग प्रतिशत में अचानक से बढ़ोतरी हुई है। करीब 19 लाख वोटर मशीनों। हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण बारे में बात करेंगे। अभी हाल ही में चर्चा हो रही है कि क्या हमारी इलेक्शन कमीशन पारदर्शिता से काम कर रही है या नहीं। और आपको मालूम है कि अभी सुप्रीम कोर्ट का भी निर्णय आया है ईवीएम के बारे में, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि हर नागरिक को ईसीआई पे विश्वास रखना चाहिए, इलेक्शन कमीशन पे विश्वास रखना चाहिए, वो सही भी है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया या और संस्थाएं विश्वास लायक हैं या नहीं, ये सवाल उठता है। अभी क्या हो रहा है कि पहले चरण के बाद जो नतीजे इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आए हैं कि कितनी परसेंटेज वोट हुई, वो 11 दिन के बाद आए हैं, और केवल इतना ही आया कि इतनी परसेंटेज वोट हुई। कितने वोट पड़े हैं वो वेबसाइट पे नहीं दिखाया गया। इसका कारण क्या है ये मैं नहीं जानता, और कुछ लोग कहते हैं कि इसमें कोई आपको विश्वास रखना चाहिए कि ये जो कहा गया है वो सही है। हम विश्वास रखेंगे, लेकिन इतना जरूरी है कि इलेक्शन कमीशन को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा ये बताना चाहिए कि 11 दिन क्यों लग गए। क्योंकि मैंने कई पूर्व इलेक्शन कमिश्नर से बात की है, उन्होंने कहा है कि हम जब इलेक्शन कमीशन में थे तो तुरंत या तो उसी शाम को या अगले दिन सुबह वेबसाइट पे नतीजे आ जाते थे कि कितने लोगों ने वोट किया है। तो 11 दिन क्यों लगे। अब जब ये संदेह पैदा होता है तो निश्चित रूप से लोगों का विश्वास भी घटता जाता है। और आज की स्थिति, हिंदुस्तान की स्थिति ऐसी है कि कोई भी ऐसी संस्था नहीं है जिसपे लोगों को शक नहीं है, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो गवर्नर साहब हो, चाहे वो हमारे पार्लियामेंट में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है चाहे वो हो। तो कोई भी ऐसी संस्था हिंदुस्तान में नहीं है जिसके बारे में नागरिक सोचता है कि कहीं सही तरीके से लोकतंत्र के आधार पे हमारा देश आगे नहीं चल रहा। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं कि हमारे इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट में एक फॉर्म 17C होता है। फॉर्म 17C होता है, और वो फॉर्म जब चुनाव हो रहा होता है, देखो हर पार्लियामेंट्री कंस्टिट्यूएंसी में लगभग 1800 पोलिंग स्टेशन होते हैं। 1800 पोलिंग स्टेशन का मतलब 1800 पोलिंग एजेंट होते हैं, और 1800 पोलिंग एजेंट के पास फॉर्म C होता है। और
फॉर्म सी को भरा जाता है। उस फॉर्म सी में क्या क्या है मैं आपको बताना चाहता हूं। उसमें है कि पोलिंग स्टेशन का नाम क्या है, उस फॉर्म सी में लिखा जाता है। आइडेंटिफिकेशन नंबर ऑफ वोटिंग मशीन क्या है, मतलब कि जो आपका कंट्रोल यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, जो आपका बैलेट यूनिट है उसका आइडेंटिफिकेशन नंबर, वो 17C में होता है। और कौन सा प्रिंटर यूज हुआ है वो भी आइडेंटिफाइड रहता है। फिर जो इलेक्टर्स हैं जिन्होंने मतदान दिया, कितने हैं उस कंस्टिट्यूएंसी में और कितनों ने दिया, ये उसमें शामिल होता है। कैंडिडेट का नाम शामिल होता है, कितने वोट कास्ट हुए वो शामिल होता है। और जब पोलिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म वो भर के पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। मतलब कि उसी वक्त जब पोलिंग खत्म होती है, पोलिंग एजेंट के पास वो फॉर्म होता है 17C, जिसमें ये लिखित है कि कितने वोट हुए, कितने वोट पोल हुए, कितने इलेक्टर थे, कितने मतदाता थे और कितने पोलिंग हैं वो लंबे समय से गायब हैं। क्या बीजेपी शासित राज्य के लोगों को अपनी इच्छा अनुसार बदला जा रहा है? यानी कि वोट मशीन बदलने का आरोप जो है वो भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी लगाती हुई नजर आ रही है। अगर यहां पर ईवीएम को लेकर सवाल उठाने वाले लोगों की बात करें तो सिर्फ ममता बनर्जी ही नहीं बल्कि इसी के साथ समाजवादी पार्टी के नेता यानी कि कांग्रेस को छोड़कर कांग्रेस समाजवादी पार्टी में गए और सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता यानी कि कपिल सिब्बल ने भी ईवीएम को लेकर सवाल उठाए हैं। और कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ईवीएम को लेकर फैसला दिया और कहा कि हर नागरिक को चुनाव आयोग पर भरोसा रखना चाहिए। लेकिन क्या चुनाव आयोग भरोसेमंद है? पहले चरण के बाद दूसरे चुनाव आयोग की यानी कि दूसरे चुनाव की वोटिंग के बाद चुनाव आयोग की वेबसाइट पर वोट प्रतिशत के डेटा के बारे में 11 दिनों के बाद जो है वो डेटा अपडेट किया गया। इसमें केवल वोटों का प्रतिशत दिखाया गया, संख्या नहीं दिखाई गई। चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करके स्पष्ट करना चाहिए कि आखिरकार ये डेटा देने में वेबसाइट पर 11 दिन आखिरकार क्यों लग गए। जब ये संदेह पैदा होता है तो लोगों का विश्वास जो है वो किसी भी संस्था को लेकर कम होता जाता है। अब कपिल सिब्बल हो या फिर ममता बनर्जी हो, आज जनता जो है वो जागरूक है और इन्हीं सवालों को लेकर कपिल सिब्बल को भी आज जनता जवाब देते हुए ये तक कह रही है कि क्या कपिल सिब्बल ये बताएंगे कि 2009 में हुए लोकसभा चुनाव या 2014 में हुए लोकसभा चुनावों में चुनाव आयोग ने क्या डेटा दूसरे दिन ही अपनी वेबसाइट पर प्रसारित कर दिया था? इस बात का जवाब भी कपिल सिब्बल को देना चाहिए, ना कि इस तरीके के तर्क देकर चुनाव आयोग और ईवीएम पर सवाल उठाने चाहिए। जब ये देखा जा रहा है कि विपक्ष की एक तरफा हार हो रही है तो अब वो चुनाव अभी खत्म भी नहीं हुए हैं और अभी से उनका ईवीएम को लेकर रोना धोना शुरू हो गया है। अगर हम कपिल सिब्बल की बात करें ममता बनर्जी की, जो कि लगातार ईवीएम को लेकर पहले दिन से सवाल उठा रही हैं। खैर देखिए, ममता बनर्जी ये कह रही हैं कि हमारा ये शक है, उन्होंने कहा मैं चुनाव आयोग के लोगों से ये कहूंगी कि वो हमारा संदेह दूर करें ताकि लोगों के बीच जो है वो शक पैदा ना हो। भाजपा आयोग बनने से कोई फायदा नहीं है, यानी कि वो चुनाव आयोग को भारतीय जनता पार्टी का आयोग कह रही हैं। देश की जनता आप पर एक निष्पक्ष आयोग के रूप में काम करना देखना चाहती है। आप लोगों को असली सच्चाई बताना चाहिए, लोगों के साथ धोखाधड़ी ना करें। और इसी के साथ ममता बनर्जी का कहना है कि भाजपा नेता प्रवासी पक्षी, देखिए ममता बनर्जी ने कई बार जो है वो भारतीय जनता पार्टी को पश्चिम बंगाल से बाहरी पार्टी बताया है, जहां तक कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी कई बार बाहरी कह चुकी हैं। और अब वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को प्रवासी पक्षी के नाम से पुकार रही हैं, यानी कि बोल रही हैं। ममता बनर्जी ने कहा है कि बीजेपी और राज्य के लोगों की विचारधारा एकदम अलग है। मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं को प्रवासी पक्षी करार दिया और उन पर पश्चिम बंगाल के बारे में झूठ फैलाने का आरोप लगाया। उन्होंने सोशल मीडिया मंच
एक्स पर लिखा, बंगाल और भाजपा में कोई तालमेल नहीं है क्योंकि उनकी विचारधारा हमारी विचारधारा से एकदम अलग है। हम उनकी संस्कृति परंपरा को बरकरार रखते हैं, वहीं दिल्ली के प्रवासी पक्षी कुछ नहीं करते, केवल बंगाल के बारे में झूठ फैलाते हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि चुनाव आयोग उनके भाग्य का फैसला करने और उनकी साजिशों के लिए दंडित करने के लिए मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि पश्चिम बंगाल यानी कि बंगाल देश को रास्ता दिखाएगा। ममता बनर्जी ने अपने चुनाव प्रचार में भारतीय जनता पार्टी पर हमले कई बार किए हैं और उनका यह आरोप है कि केंद्र सरकार सामाजिक कल्याण योजनाओं को धन को यानी कि जो सामाजिक कल्याण का जो धन है वहां से पश्चिम बंगाल को वंचित कर रही है। देखिए, इसी धन को लेकर दो तरीके की बातें सामने आती हैं। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कहती हैं कि जो धन जो है वो पश्चिम बंगाल के कल्याण के लिए लगना चाहिए, वहां से पश्चिम बंगाल को वंचित रखा जा रहा है। पर इसी के अपोजिट बयान जो है वो कल देश के गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दिया गया था। पश्चिम बंगाल में ही एक जनसभा को जब संबोधित कर रहे थे तो इस समय पर अमित शाह ने भी जो है वो ममता बनर्जी और टीएमसी सरकार के गुंडों पर निशाना साधते हुए कहा था 10 लाख करोड़ रुपया केंद्र की मोदी सरकार के द्वारा पश्चिम बंगाल के विकास के लिए भेजा गया, आखिरकार वो पैसा कहां गया और यहां उस पैसे से यहां की जनता को आखिरकार वंचित क्यों रखा गया। तोला मनी या फिर तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको समय समय पर भारतीय जनता पार्टी उठाकर ममता बनर्जी से सवाल पूछती है और इन्हीं चीजों को लेकर जो है वो कल अमित शाह ने ये तक कहा कि जिन लोगों ने गरीबों का पैसा खाया है उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा करेंगे। यानी कि सीधी सीधी चेतावनी ममता बनर्जी के सरकार के जो कुछ लोग हैं जो कि वहां के रहने वाले आम नागरिकों का हक मारते हैं, उन लोगों को सीधी चेतावनी जो है वो कल गृह मंत्री अमित शाह के द्वारा दी गई थी। और ये शायद जो चेतावनी है, जो बातें हैं, वो शायद उस मामले को लेकर की गई जो कि पिछले ही दिनों पश्चिम बंगाल से सामने आया, चाहे फिर वो शिक्षा भर्ती घोटाला हो जिसमें काबिल लोगों को नौकरी देने के बजाय उन लोगों को नौकरी दी गई जिनसे जवाहरात के जरिए पैसा और जो है वो उनके प्रॉपर्टीज के पेपर लिए गए। और इसी के साथ संदेश खाली जैसा मामला भी सामने आया जिसमें ममता बनर्जी की पार्टी के ही कुछ नेताओं के द्वारा महिलाओं को पीड़ित कर उनके साथ दुराचार कर उनकी जमीनों तक और उनकी प्रॉपर्टियों तक को जो है वो हथिया लिया गया, जिसमें कई ऐसे नेता हैं, जाने माने चेहरे हैं जो कि ममता बनर्जी के काफी ज्यादा करीबी भी हैं, जिसमें से एक नाम शेख जहां का भी है जिसे पिछले ही दिनों गिरफ्तार भी किया गया। और उससे पहले भी जब इसी मामले को लेकर ईडी की टीम संदेश खाली से पहले राशन घोटाले में भी शेख जहां का ही नाम सामने आया था। और अब एक एक करके जिस तरीके से घोटाले पश्चिम बंगाल से सामने आ रहे हैं, जहां ममता बनर्जी अपने नेताओं पर यह सफाई देती हैं कि केंद्र सरकार ईडी और सीबीआई का इस्तेमाल कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ फिर एक बार विपक्ष की तरफ से ईवीएम पर सवाल उठाए जा रहे हैं। तरकी ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट कई बार कह चुका है कि ईवीएम बिल्कुल सुरक्षित है और ईवीएम को लेकर जो है वो चुनाव आयोग ने तक चैलेंज किया था कि अगर आपको लगता है कि ईवीएम को हैक किया जा रहा है तो आप किसी भी इंजीनियर को लाइए और इसे हैक करवा के देखिए। और ये तमाम बातें जो हैं, यही चैलेंज जो है वो चुनाव आयोग की चीफ की तरफ से भी दिया गया था जिस दिन चुनाव की डेटों का ऐलान किया गया था। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद। ठीक है। सो वो जो फॉर्म है वो पोलिंग एजेंट के पास है। अब 1800 पोलिंग एजेंट हैं, तो हर पोलिंग एजेंट इसका महत्व नहीं जानता। कुछ फॉर्म घुमा देते हैं, कुछ पार्टी को देते ही नहीं, तो पार्टी को पता नहीं रहता कि किस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट हुए। ठीक है ना। लेकिन इस फॉर्म में सब कुछ शामिल है। कंट्रोल यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, बैलेटिंग यूनिट का आइडेंटिफिकेशन नंबर, प्रिंटर का आइडेंटिफिकेशन नंबर, ये सब इसमें शामिल है। तो सवाल ये उठता है कि 17C फॉर्म इलेक्शन कमीशन अपनी वेबसाइट पे तुरंत क्यों नहीं देती? क्योंकि ये जो वहां अधिकारी बैठा है जो 17C फॉर्म फिल करता है, कंप्लीट करता है, अपने सिग्नेचर देता है, तो वो फॉर्म तो इलेक्शन कमीशन के पास जाता है तुरंत।
तो अगर फॉर्म इलेक्शन कमीशन के पास जाता है उसी टाइम जब पोलिंग खत्म हो जाती है, तो अगले दिन ये फॉर्म इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे क्यों नहीं आता? अब अगर इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पे आ जाए तो तुरंत सब देश के निवासियों को पता चल जाएगा कि इस पोलिंग स्टेशन में कितने वोट पड़े, पॉलिटिकल पार्टी को पता चल जाएगा। अब इलेक्शन कमीशन कहती है कि ये पोलिंग फॉर्म जो ये 17C है, हम तो आपके पोलिंग एजेंट को देते हैं। तो पोलिंग एजेंट 1800 एजेंट हर कंस्टिट्यूएंसी में, कोई नहीं देता फॉर्म, कोई देता है। तो ये जब आपके पास इंफॉर्मेशन है तो आप तुरंत उसको क्यों नहीं अब वेबसाइट को अपलोड करते? तो ये एक बहुत भारी समस्या है हमारे देश में। जो रिजल्ट है फॉर्म 20 का, वो तो अपलोड हो जाता है। फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। जब काउंटिंग खत्म हो जाती है तो फॉर्म 20 का रिजल्ट अपलोड हो जाता है। फॉर्म 17C के 2 पार्ट हैं। एक पार्ट है फॉर्म 17C का, जो मैंने आपको बताया। दूसरा पार्ट है रिजल्ट ऑफ काउंटिंग। तो दूसरे पार्ट में ये शामिल हो जाए कि रिजल्ट क्या है, वो अपलोड हो जाता है। लेकिन ये 17C अपलोड नहीं होता। तो इसमें जिम्मेदार कौन है? हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं अपलोड करती? उसमें क्या होगा कि जैसे ही अपलोड करेगी, पार्टी को पता चल जाएगा एक काउंटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है, बैलेटिंग मशीन का क्या आइडेंटिफिकेशन नंबर है। तो जब काउंटिंग होगी तो नंबर तो पार्टी के पास होगा ना, तो नंबर मैच हो जाएगा। तो निश्चित रूप से यह बताना चाहिए और इलेक्शन कमीशन को पहले ही बता देना चाहिए। तो ये एक बहुत भारी समस्या है। और साथ में आपको यह भी बताऊं कि, और ये भी हमारी इलेक्शन कमीशन की इंस्ट्रक्शंस हैं सितंबर 20 2021 की और 16 दिसंबर 2021 की, जिसमें लिखा है कि जो हमारा कंट्रोल यूनिट रहता है ना, उसमें एक पिंक पेपर स्लिप से वो सील हो जाता है। और जो बैलेटिंग यूनिट है वो भी एक पिंक पेपर स्लिप सील से सील हो जाता है। और जो हमारा रिजल्ट ऑफ सेक्शन ऑफ कंट्रोल यूनिट्स है वो ग्रीन पेपर से, तो रिजल्ट ग्रीन पेपर सील से होता है। तो सील लगाई जाती है, 17C फॉर्म दिया जाता है, वो अपलोड नहीं होता। 11 दिन बीत जाते हैं और फिर कहते हैं कि वोटिंग बढ़ गई, परसेंटेज बढ़ गई। ये नहीं बताते कितने वोटर ने वोट किया, कितने मतदाताओं ने मतदान किया, ये नहीं बताते। तो जब ये संदेह पैदा होंगे तो निश्चित रूप से विश्वास उठेगा। पहले चरण में 11 दिन के बाद, दूसरे चरण में 4 दिन के बाद। और अचंभे की बात यह है कि तमिलनाडु में उन्होंने पहले कहा कि जो वोटिंग परसेंटेज थी वो 72.3 कुछ थी, और वो गिर गई। जब रिजल्ट हुआ तो कहा कि 69.4% रह गई। तो ये कैसे हुआ? तो जब ऐसी बातें लोकतंत्र में होती हैं तो निश्चित रूप से विश्वास तो उठेगा। जब प्रधानमंत्री जी को नोटिस नहीं जाता अपने विवादित बयानों का और नोटिस नड्डा साहब के जाता है तो विश्वास उठेगा। जब नोटिस राहुल गांधी को नहीं जाता लेकिन कांग्रेस प्रेसिडेंट को जाता है तो विश्वास उठेगा। जब कोई कार्रवाई नहीं होती तो विश्वास उठेगा। जब प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ पासपोर्ट उनका कैंसिल नहीं होगा तो विश्वास उठेगा। जब ईडी इस तरीके से मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करेगी